नमस्कार मित्रों। भाषा के बहाने एक बार आपका फिर से स्वागत। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे पहले के एपिसोड में आप लोगों ने भाषा के बहाने जो मेरी गपशप सुनी है उसमें से शायद कुछ बातें आपको अनुकूल लगी हों या कम से कम सोचने की लगी हों। मैं अनुकूलता की अपेक्षा नहीं करता। भाषा है, सबके अपने अपने मत हो सकते हैं। आज हम सोच रहे हैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे मानक भाषा मानकीकरण और तब फिर व्याकरण अगर समय बचा। हिंदी के संदर्भ में मानक भाषा का प्रश्न प्रायः उठाया जाता है। हिंदी प्रयोक्ताओं की ओर से या हिंदी से विद्वेष रखने वाले समर्थक प्रेमी, हिंदी में व्यवहार करने वाले, इन सबके सामने कभी मानक भाषा की बात आती है तो एक सहज प्रश्न उठता है कि साहब मानक भाषा से बात क्या है, मतलब क्यों है वो मानक भाषा और कहाँ क्यों जाता है मानक भाषा। हिंदी तो हिंदी है, स्पष्ट है, हिंदी तो हिंदी है। और पारंपरिक रूप में देखा जाए तो देखिए मानक भाषा से तात्पर्य है ऐसी भाषा जिसमें अधिक से अधिक लोग व्यवहार करते हों, अधिक लिखा जा रहा हो, पढ़ा जा रहा हो, संचार माध्यमों मीडिया वगैरह की भाषा हो, पुस्तकें लिखी जा रही हों और औपचारिक संपर्क जिससे हो रहा हो। ये सामान्यतः ये हिंदी के संदर्भ में नहीं, किसी भी भाषा के मानक होने न होने पर ये कुछ उसके मानक किसे कह लीजिए हैं। अब हम हिंदी की बात करें। हिंदी का तो नाम ही, अगर हिंदी भारत की भाषा है, भारतीयों की भाषा है, तो नामकरण की बात करें, मुझे क्षमा करेंगे, मैं किसी आग्रह से पूर्वाग्रह से नहीं कह रहा हूं, बस एक बात उठी। नाम मूल रूप से भारतीय नहीं है, आगत है फारसी के माध्यम से, अरबी के माध्यम से, क्योंकि हमारा इतिहास जैसे उथल पुथल से भरा हुआ रहा है, राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक उथल पुथल भी, जातीय भी, इन उथल पुथलों से कहीं न कहीं भाषा जुड़ती है और खास तौर पर मानक भाषा के इतिहास भी जुड़ता है। हिंदी जो भी यहाँ के से पहले बोली जाती रही होगी, हिंदी नामकरण से पहले, ऐसा तो नहीं कि जब हिंदी नामकरण हुआ उसी के आसपास हम हिंदी बोलना शुरू किए हों, उससे पहले भी हिंदी कोई ना कोई भाषा तो बोली जा रही थी, लोक में प्रचलित थी। मैं आखिर बिना भाषा के कोई संपर्क कैसे करेगा। भाषा थी और एक नहीं अनेक भाषाएं रही होंगी। इतना बड़ा उपमहाद्वीप है। उपमहाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम आज के राजनीतिक दृष्टि से पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान तक हम कहते हैं बाल्टिक प्रदेश और ये सब की बात करते हैं। कोई ना कोई भाषा तो यहाँ थी। अब एक कालखंड में हम संस्कृत को प्रधान मान लेते हैं और जैसा कि नाम है संस्कृत, संस्कार की गई भाषा। तो हमारे पारंपरिक प्राचीन ग्रंथों में वेद उपनिषद, जो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद माने जाते हैं, उनमें संस्कृत भी वैदिक उसे हम कहते हैं क्योंकि वो लौकिक संस्कृत से कुछ भिन्न है। तो वैदिक संस्कृत जब कुछ लोगों में, विद्वानों में थी, अभ्यास था उसका व्यक्त भाषा में, तो लोक भाषा में तो जो भाषाएं थी वो सब किसी न किसी तरह से अलग अलग परिवारों की थी। परिवार से तात्पर्य है कि इतने बड़े भूखंड में जबकि संपर्क के, आवागमन के, संपर्क के, परिवहन के साधन इतने अच्छे नहीं थे, तो लोग कहीं न कहीं भौगोलिक इकाइयों में थे और उन भौगोलिक इकाइयों के अनुसार उनका समूह समुदाय बना था। वो अपने व्यवहार की भाषा कोई न कोई उनके पास थी। जैसे आज ऐतिहासिक प्रमाण में ये मानते हैं कि भाई यहाँ द्रविड़ मूल की अनेक बोलियां कह लीजिए, भाषा कह लीजिए, हालांकि दोनों में अंतर नहीं है, फिर कभी चर्चा करेंगे, बोली जा रही थी। किसी भाग में
इंडो ऑस्ट्रिक जिसे हम कहते हैं आज, आग्नेय परिवार की भाषाएं बोली जा रही थी। किसी भाग में तिब्बत बर्मी या तिब्बत चीनी परिवार कह लीजिए, उसकी भाषाएं बोली जा रही थी। और भी शायद बहुत से होंगे जिनके परिवार हम पहचान नहीं पाए हैं। और एक भाग में खासतौर पर उत्तर भारत और मध्य भारत, यहाँ एक अंग्रेजी का डोमिनेंट शब्द प्रयोग करने दीजिए। एक डोमिनेंट क्यों थी, अब मैं बताता हूँ। एक भाषा थी, जैसे हम आर्य भाषा परिवार करते हैं, हम इसमें भी नहीं जाते कि वो आर्य भाषा यहीं जन्मी थी या बाहर से आई थी। उसमें भी विद्वानों में बड़ी बहस है, मतभेद है। तो वो भाषा थी। इतनी भाषाओं के बीच ये मानते हुए भी कि संस्कृत बहुजन में प्रचलित रही होगी, सर्वजन में प्रचलित नहीं रही होगी। कुछ लोग तो मानते हैं कि संस्कृत कुछ पढ़े लिखे विद्वानों तक सीमित थी, राजकाज में शायद, लेकिन आम जन में तो इतने बड़े भूखंड की हम जब बात करें, जैसे मैंने कहा, एक भाषा उसमें प्रधान कह लीजिए या लोक व्यवहार की भाषा रही हो, वो भी संस्कृत, जो संस्कार की हुई भाषा है, जिसके नियम व्याकरण से बिल्कुल बांध दिए गए हैं, और उस व्याकरण से बाहर का प्रयोग करने पर विद्वान भी उसका समर्थन नहीं करते और उसको बिल्कुल अपाणनीय प्रयोग कह के एक तरह से बहिष्कृत करते हैं, अस्वीकृत करते हैं कह लीजिए। तो वह आमजन की भाषा रही हो, यह सामान्यतः गले नहीं उतरता। ईस्वी सन 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो क्षेत्र है प्राकृत का, फिर उसके बाद पाली का, और उसके बाद अवहट्ट या अपभ्रंश का, ये भाषाएं क्रमशः थी या एक दूसरे के आसपास थी। तो और आज जो हम हिंदी मान रहे हैं, वो ये मानते हैं लोग कि ये प्राकृत और अपभ्रंशों का ही विकसित रूप है। भाषा तो ये थी, लेकिन इसके लिए जहां से हमने बात शुरू की थी, हिंदी नाम नहीं था। और आप जानते हैं ये हिंदी नाम सिंध से, वो लोग सा को ह बोलते थे, तो वो सिंध नदी उनके लिए हो गई हिंद। और सिंध से इधर जितना बड़ा प्रदेश था, उनको ये मालूम था कि इस हिंद के परे यहां के लोग हिंदी हैं, सैंधव हम संस्कृत में कहते हैं, हिंदी हैं। तो इनकी भाषा के लिए भी, क्योंकि जो उनकी भाषा नहीं थी, तो जो उनकी भाषा नहीं थी, सिंध से इधर बोली जाती थी, उसके लिए सामान्य नामकरण हो गया हिंदी। और जैसा मैंने कहा, ये सिंध से फारसी के माध्यम से पहले हिंद बना और हिंद से हिंदी बन गया। ठीक है। भाषा के रूप में जब हिंदी का प्रयोग हुआ, तो उन लोगों ने केवल उसे हिंदी नहीं कहा जो आज हिंदी है। हिंद के पूर्व की ओर, उनकी दृष्टि से हिंद के पार बोली जाने वाली सारी भाषाएं हिंदी थी। वो चाहे सिंधी थी, कश्मीर, उसके सिंध के पास ही कहो, सिंधी, कश्मीरी, या इधर गुजराती मराठी कह लीजिए, या और ये सारी बातें, सारी भाषाएं उनके लिए हिंदी सीमा में आ जाती थी। अब जब शासक धीरे धीरे मुसलमान वंशों के आने लगे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल तो सबसे बाद में आए, तो इन लोगों के साथ ये फारस कह लीजिए, अरब कह लीजिए, उनकी बोल, तुर्की कह लीजिए, क्योंकि मुख्यतः ये इसी क्षेत्र से आए थे, तो ये पश्चिम एशियाई क्षेत्र की भाषाएं उनकी व्यवहार की भाषाएं थी। इसलिए उनके साथ, उनके फौजदारों के साथ, उनके अधिकारियों के साथ, उनके विद्वानों के साथ भी उनका भी यहाँ सम्मिश्रण हुआ, क्योंकि वो यहाँ आकर ही चले नहीं गए। कुछ आक्रामक थे जो लूट लाट के चले गए, उनको भाषा से लेना देना नहीं था, उनको तो मंदिर वगैरह लूट लाट के चला जाना था। लेकिन जो यहाँ शासन करने बसे, तो शासक को जन के साथ संपर्क तो करना ही पड़ता है। और उस शासक के साथ जो सिपाही थे, उनके सिपह सालार थे, और सरकारी कर्मचारी, उनके, सरकार उस अर्थ में कह रहा हूं मैं, उनके राजसी कर्मचारी कह लीजिए,
उन सबको यहाँ की लोक भाषाओं से व्यवहार करना पड़ता था लोग से। तो एक द्विभाषिकता की स्थिति थी। वह खिचड़ी, उसको भी प्रारंभ में हिंदी नहीं कहा, वह खिचड़ी या तो उर्दू थी, उर्दू एक सैनिक खेमा से बना हुआ, या वो हिंदवी थी, हिंदवी उर्दू। वो जो बन रही थी, बाद में कुछ टकसाली हिंदी बाद में कहा गया, वो जो बन रही थी उसका व्याकरणिक ढांचा खड़ी बोली का था, क्योंकि खड़ी बोली दिल्ली और उसके आसपास मेरठ तक के क्षेत्र में बोली जाती थी। उसका व्याकरणिक ढांचा खड़ी बोली का था। व्याकरणिक ढांचा से तात्पर्य वाक्य रचना के नियम, कर्ता क्रिया संबंध, कारक अपनाना, सर्वनाम, ये खड़ी बोली के थे, ज्यों के त्यों, जिसे हम आज हिंदी खड़ी बोली से विकसित की भी मानते हैं, वही व्याकरणिक ढांचा उनके पास था। अंतर ये था कि उस उर्दू शैली में, शैली शब्द के प्रयोग से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन चलिए उस बात पर कभी बहस करेंगे। तो उस उर्दू में, कथित उर्दू में, और इसमें मुख्य अंतर था लिपि का, क्योंकि उन्हें फारसी में लिखना आसान पड़ता था, और हमें जो संस्कृत के साथ परंपरा से हमें नागरी मिली हुई थी, उस नागरी में लिपि में लिखने का चलन था। तो ये लिपियां अलग अलग, वो नागरी नहीं पढ़ सकते थे उनमें से अधिकांश, और हम फारसी नहीं पढ़ सकते थे। तो उन्होंने नागरिक क्षेत्र कह लीजिए, या जो खड़ी बोली क्षेत्र कह लीजिए, खड़ी बोली क्षेत्र के व्याकरण में पिरोए हुए वाक्य सांचों को अपने ढंग में लिखा, अपनी शैली में, लिखने के ढंग में, तो वो उर्दू बन गई। और इधर नागरी में वही लिखा गया, तो वो खड़ी बोली तब बनी बाद में। एक बात और आपको याद दिलाऊं, आप में से विद्वान हैं, जानते हैं, इसको भी प्रारंभ में हिंदवी कम भाखा अधिक कहा गया। भाखा बहता नीर है, संस्कृत है खूब जल, भाखा बहता नीर, कबीर कह गए। भाखा भनिति मोरी मति थोरी, तुलसी कह गए। भाखा में ही लिखा। और जब संस्कृत की टीकाएं जो मिलेंगी बहुत पुरानी आपको पुस्तकालयों में, भाषा टीका लिखा, भाखा का फिर भाषा तत्सम बना दिया, भाषा टीका, भाखा टीका। भाखा में कहना, और भाखा का प्रयोग होता रहा उस खड़ी बोली के लिए, जो थोड़ी सी साहित्यिक बन गई। उर्दू का प्रयोग उधर चल ही रहा था। अब उसकी समकालीन भाषाएं और भी थी यहां, अवधी थी, ब्रज थी, मैथिली, भोजपुरी, ये सब अन्य क्षेत्र में चल रही थी। इनमें साहित्य लिखा गया था उस कथित खड़ी बोली से विकसित हिंदी के, जिसका विकास हम 10वीं शताब्दी के बाद ही मानते हैं। और 11वीं खुसरो ने, इसमें खुसरो को हम कहते हैं, हिंदी उर्दू दोनों वाले कहते हैं, हमारे पहले कवि हैं, जो भी थे उनसे पहले भी कुछ थे, और यहां से वो औपचारिक रूप ले रही थी। लेकिन अवधि और ब्रज में तो बहुत पहले से लिखा जा रहा था, उसकी चर्चा फिर हम करेंगे। तो उनके बीच अब वो तो ये राज्याश्रय में होने से, राजकाज में हुआ ये कि राजा के यहाँ दफ्तरों में क्या कहेंगे, रिपोर्ट जिसे हम आज कहते हैं, शिकायतें करने में, उन सब में, क्योंकि कर्मचारी उनके थे तो अपनी फारसी में लिख रहे थे उसी भाषा को, और वो फारसी पढ़ के सुनाई जाती थी, तो जो शिकायत करता थे या जो व्यवहार करता थे, उनके लिए वो लगभग हिंदी से ही थी, शब्द कुछ अधिक थे, अलग थे, व्यवहार में आ गई। अब राज संरक्षण निकट होने से ये केंद्रीय भाषा हो गई, जबकि तमाम ब्रजमंडल का केंद्र शूरसेन जनपद था। पूर्व के इस तरह से केंद्र थे, अवध कौशल के, उधर भोजपुर केंद्र था, एक मिथिला अलग केंद्र था, उसके बारे में कोई बात करेंगे। मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ये मुख्य रूप से ये तो साथ साथ चल ही रही थी। लेकिन समय का चक्र ऐसा कुछ चला कि ये जो खड़ी बोली थी, ये तो धीरे धीरे भाखा से हिंदी की ओर आ गई, और इसकी मानकीकरण की चर्चा होने लगी। और उधर इसके समानांतर एक भाषा चल रही थी, जिसको बाद में अंग्रेजों ने, क्योंकि उनको तो फूट डालने वाली बात पर करना था अमल, तो 1900 के आसपास गिलक्राइस्ट महोदय और उनका गुट उस समय का, उन्होंने
हिंदी उर्दू के लिए अलग नामकरण की बात सोची, हिंदी ने कह के, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तानी कहना अधिक पसंद किया, क्योंकि हिंदुस्तानी कहने से वो हिंदू क्या रहने वाला हिंदुस्तान और फिर वो उर्दू इससे कहलाई। तो कुछ लोगों ने उसको धर्म से जोड़ना शुरू किया, वरना कभी किसी धर्म का भाषा से लेना देना कुछ होता नहीं है। लेकिन वो उनकी एक निहित नीति थी कि ऐसे वैमनस्य पैदा हो। तो उस वैमनस्य के लिए उन्होंने उस समय के तथाकथित कुछ विद्वान भी अपने पाले में करने शुरू किए। किसी से कहा कि आप उर्दू का व्याकरण लिखिए, उर्दू पढ़ाई जाएगी, वो पाठ्य पुस्तक में ही तैयार की। किन्हीं से कहा कि आप हिंदी का व्याकरण लिखिए, उन्होंने हिंदी की व्याकरण लिखी और पाठ्य पुस्तकें तैयार हुई। और वहां से ये हिंदी और उर्दू अलग अलग रूप में पढ़ाई जाने लगी। क्योंकि दोनों की लिपियां अलग थी, बहुत कम लोग लोग यही समझते थे कि दोनों बिल्कुल अलग भाषाएं थी। जब प्रारंभ से ही आप संस्कार ही दे देंगे ये अलग है वो अलग है, तो अलग अलग बने रहे। भाई, आज की चर्चा मुझे और भी करनी थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको अधिक उबा रहा हूं, इसको मैं अधूरा छोड़ता हूं। अगली बैठक में हम लोग इस भाषा वाली समस्या को मैं संक्षेप में समेटने का प्रयास करूंगा। आप लोग मेरे साथ रहे, इसके लिए आप सबका आभार। और अगर भाषा के बहाने ये मेरी बातचीत आपको कोरी गप न लग रही हो, कुछ काम की लग रही हो, तो आप कृपया लाइक, सब्सक्राइब, यानी क्या क्या होता है वो औपचारिक कर्मकांड भी कर लीजिए। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।